दिशा महल के बाहर बगीचे में एक गड्ढा खोद रही होती है और ये सब कुछ उसकी जेठानी अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी। तभी वो गुस्से में दिशा के पास जाती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और महल के बाहर गंदगी कूड़ा कबाड़ा करना जरूरी है क्या? दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कोई गंदगी थोड़ी ना कर रही हूँ। हमारे महल जैसे घर के सामने गार्डन एरिया है, पर यहाँ एक भी फूल और सब्जी के पौधे नहीं थे। मैं तो बस यहाँ फूल और सब्जी उगा रही हूँ, और वैसे भी मुझे सब्जी और फूलों से बात करना बहुत पसंद है। मैं अपने मायके में भी अक्सर खाली समय में सब्जी और फूलों की खेती ही करती थी। दिशा की बातें सुनकर कमोलिका का मुंह बन जाता है और वो महल में जाती है और अपनी सास से अपनी देवरानी की शिकायत करती है। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस गवार को इस घर की बहू मत बनाओ। देखो तो जरा एक बार अपनी उस गवार छोटी बहू को महल के बाहर गार्डन में कैसे गंदगी कर रही है। भाभी, मेरी दिशा के बारे में ऐसा मत बोलो, वो बस सब्जी और फूल ही तो उगा रही है। हाँ बहू, ईशान बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे हमारे गार्डन में एक भी फूल का पौधा नहीं है। अगर बहू 2-4 फूल और सब्जी उगा भी लेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं उस गवार ने कौन सा जादू कर रखा है इनके ऊपर। अपनी सास और देवर की बातें सुनकर एक बार फिर कमोलिका का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे दिशा के द्वारा उगाए गए सब्जी और फूल उगना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर दिशा बहुत खुश होती है। तुम कितनी जल्दी उग गए, बहुत जल्द तो सब्जियां बन जाओगे और खुशबूदार फूल। फिर महल के बाहर ये रंग बिरंगे फूल और सब्जियां हमारे इस महल की शान और शौकत को बढ़ाएंगे। इस तरह दिशा अपने खाली समय में अपने पेड़ पौधों को पानी देती, खाद देती और उनसे काफी समय तक बातें करती और ये सब देखकर कमोलिका अंदर ही अंदर उससे जलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, क्या यार कमोलिका, तुमने पूरी अलमारी इन खराब फटे पुराने कपड़ों से भर रखी है, इन्हें खाली क्यों नहीं करती? अरे आप फिक्र मत करो, आज बर्तन वाली आ रही है, मैं उसी को ये सारे कपड़े दूंगी, इसीलिए रखे हैं। इतना बोलकर कमोलिका अलमारी के सारे फटे पुराने कपड़े लेकर महल के बाहर जा रही होती है, पर तभी दिशा की नजर अपनी जेठानी के हाथों में रखे कपड़ों पर पड़ती है। माँ जी देखिए ना, जेठानी जी इतने सारे कपड़े उस बर्तन वाली को देने के लिए जा रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े थोड़ी ना दे रही हूँ, और ये काम के नहीं है। कैसे काम के नहीं है माँ जी? देखिए कितने हल्के फटे हुए कपड़े हैं और बहुत से कपड़ों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक से दूसरी बार भी पहने नहीं हुए। और मुझे तो सिलाई का काम आता है दीदी, आप ये कपड़े मुझे दे दो। जो नहीं फटे हैं मैं वो कपड़े गरीबों को दे दूंगी और जो फटे हैं उनको सिलकर जरूरतमंदों को। बहू, तेरी इन्हीं सोच विचार की वजह से तू मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला लिया, तुझे अपने इस महल की बहू बनाकर। इतना बोलकर दिशा अपनी जेठानी के हाथ से वो सारे कपड़े ले लेती है और कमरे में बैठकर सिलाई करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दिशा अपनी सब्जियों के पौधे और फूलों की सिंचाई कर रही होती है तो वहाँ उनकी एक पड़ोसन आती है जो दिशा की ऐसी हालत देखकर उसका मजाक बनाते हुए कमोलिका से कहती है, कमोलिका बहू, तेरी इस नई नौकरानी की शक्ल तो तेरी देवरानी से कितनी मिलती है, और तुमने अपने महल के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रखा है। माना कि तुम्हारे नौकर तुम्हारे इस महल में रहते हैं, पर नौकरों को इतना सोना देना ठीक नहीं है। आंटी जी, हमारे कपड़े और चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी क्या लग गई? आपने तो हमें नौकरानी ही बना दिया। हम नौकरानी नहीं, इस घर की छोटी बहू हैं और यहाँ हम अपनी सब्जी और फूलों को पानी ही तो दे रहे हैं। चुप करो तुम, आंटी को गलत फहमी हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिर्फ नौकरानी कहा, वरना जिस तरह से तुम अपने पेड़ पौधों से बातें करती हो ना, कोई तुम्हें देखकर पागल कह देगा। बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। अपनी इज्जत का ना सही, पर एक बार अपने महल को तो देख लो और थोड़ी कमोलिका बहू वाले गुण ले आओ अपने अंदर।
वैसे बड़ी बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? जरा उनको बुलाना तो। मैं यहाँ तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ। मोहल्ले में एक पार्टी रखी जा रही है और कपड़ों का थीम है यूनिक ड्रेस। इस पार्टी में तुम हर तरह के कपड़े पहनकर आ सकती हो, जैसे एक्ट्रेस पहनती है, पर कुछ डिफरेंट यूनिक होना चाहिए। इनविटेशन कार्ड देखकर कमोलिका बहुत खुश होती है और रात को अपने पति को बताती है। अपने मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है, जहां सभी को अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर जानी है, बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह। जैसे एक्ट्रेस अवार्ड शो में पहनकर जाती है यूनिक ड्रेस में, मैं तो अपनी ड्रेस बाहर से मंगवाऊंगी और मेरे सामने हर कोई चाय कम पानी ज्यादा लगेगा। अरे मेरी माँ, बातों को घुमा क्यों रही हो? सीधा सीधा बोलती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ तो अब आपसे भी पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी मुझे? आपको तो बिना बोले मेरी बात समझ जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लेना। अब कमोलिका बिना देरी करे अपने पति से पैसे लेकर शहर के एक बहुत बड़े डिजाइनर को अपनी ड्रेस का ऑर्डर दे देती है। तो वहीं दिशा अपने कमरे में बैठकर अपनी ड्रेस खुद बना रही होती है। यार दिशा, तुम क्या करती हो? सारी रात तुम्हारी सिलाई मशीन की वजह से मैं सो ही नहीं पाता। पिछले 3 दिनों से तुम रात भर जाकर बस सिलाई करती जा रही हो। ईशान जी, मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर से कपड़े खरीद कर पहनूं, जब मुझे खुद कपड़े सिलना आता है। तो अब आप सो जाओ, मैं कल सुबह आगे का काम करूंगी। इतना बोलकर दिशा सिलाई करना बंद कर देती है और अगली सुबह एक बार फिर से अपनी सब्जी और फूलों के पौधे के पास जाती है और उनसे बातें करती है। तुम्हें पता है, पिछले 3 दिनों से मैं अपनी एक ड्रेस बना रही हूँ, जिसे तैयार होने में अब भी 10 दिन लगेंगे। पर तुम देखना, जब मेरी वो ड्रेस बनकर तैयार होगी तो सब हैरान हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे अपनी ड्रेस बनानी है। सब्जी और फूलों के पौधे से बात करके दिशा एक बार फिर से घर में वापस जाती है और अपनी ड्रेस बनाने लगती है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिशा अपनी ड्रेस अपनी सास को दिखाती है। माँ जी, ये देखिए मेरा गोटेदार लहंगा। अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। 1 मिनट माँ जी, मैंने आपके लिए भी बनाया है। ये देखिए, ये है आपकी 90 के दशक की साड़ी, जैसे हीरोइन पहना करती थी। बहू, मानना पड़ेगा तुझे, कुछ तो बात है तुझमें, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती। माँ जी, ये ड्रेस थीम पार्टी की है, तो आप रखी हुई चीज कैसे पहन लेती? आप पार्टी में यही पहनना। दिशा अपनी सास को अपनी ड्रेस दिखाकर बहुत खुश होती है, पर तभी वहाँ कमोलिका की ड्रेस आती है और उसकी ड्रेस दिशा के लहंगे के सामने कुछ नहीं होती और वो दिशा से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है, तो कमोलिका अपने हाथों में इंक का डब्बा लेकर जाती है और वो इंक दिशा के लहंगे पर गिरा देती है। बहुत बन रही थी ना, अब परसों ही पार्टी है, मैं भी देखती हूँ ये पार्टी में क्या पहन कर आती है। मेरे रोते हुए लोगों का ध्यान इसकी ड्रेस पर जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कमोलिका दिशा की ड्रेस खराब करके सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब दिशा अपनी ड्रेस देखती है तो वो रोने लगती है और रोते हुए सारी बात अपनी उगी हुई सब्जियों और फूलों को बताती है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी उस ड्रेस को कैसे ठीक करूं? मेरे पास तो समय भी नहीं है। अब कल ही पार्टी है, मैं कल पार्टी में क्या पहनूंगी? काश कि तुम बोल पाते। दिशा की बात सुनकर जादुई गाजर की सब्जी हिलने लगती है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है और वो खुश होकर दिशा से कहती है, दिशा, मैं सुन सकती हूँ और मैं जादुई गाजर की परी हूँ। याद है तुम्हें, कुछ दिन पहले तुम्हारे महल के बाहर एक माली आया था और उसने तुम्हें एक सूखा सब्जी का पौधा दिया था। वो सब्जी मैं ही हूँ और तुमने उस गरीब माली की मदद करने के लिए उससे मुझे ले लिया, बिना ये सोचे कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं फिर से जिंदा हो गई। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो, जैसे तुमने मुझे जीवित किया है वैसे ही मैं तुम्हें एक ऐसा लहंगा दूंगी
जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। इतना बोलकर एक बार फिर उस गाजर की परी की छड़ी में से तेज रोशनी निकलती है और दिशा के सामने सब्जी का बना हुआ एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा आ जाता है। अरे वाह, ये लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे पार्टी में पहनकर जाऊंगी तो सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी गाजर की परी। गाजर की परी की मदद से दिशा को एक सब्जी का लहंगा मिल जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर अपने महल से पार्टी में जाता है और दिशा सबसे लास्ट में आती है। और जब पार्टी में सब दिशा का लहंगा देखते हैं तो सब उसके लहंगे की खूब तारीफ करते हैं और ये सब देखकर कमोलिका और जल जाती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर तारीफ यही बटोर ले जाती है। दिशा का लहंगा देखकर जहाँ कमोलिका उससे जलती है तो वहीं सब उससे उसके लहंगे के बारे में पूछते हैं। अरे वाह दिशा बहू, तेरा ये सब्जियों का लहंगा कितना अच्छा और यूनिक है। वाकई में तू बहुत टैलेंटेड है। मेरी बहू है ही इतनी होनहार, मुझे इस पर नाज है। इस तरह सब पूरी पार्टी में दिशा के सब्जियों के लहंगे के बारे में बात करते हैं और उसकी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और देखते ही देखते वो दिशा पार्टी की आन बान और शान बनकर सबकी वाहवाही बटोर लेती है और वहीं कमोलिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। क्या कर रही है मेरी बेटी? पापा देखो ना, मैंने क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर ये है क्या बेटी? पापा ये मैंने एक नया डिजाइन तैयार किया है। इसे चाहे साड़ी पर बनाओ चाहे चादर पर। भाई वाह, तू तो वो बन गई। वो क्या कहते हैं, अरे वो हाँ, फैशन डिजायर बन गई है मेरी बिटिया तो। पापा डिजायर नहीं, फैशन डिजाइनर। आरती की इस बात पर रामलाल भी हंसने लगा। रामलाल अपने गांव का एक छोटा किसान था। उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। आरती रामलाल और प्रमीला की इकलौती बेटी थी। फिर एक दिन, ओहो, सारा दिन बस इसी में लगी रहती है। तुझे कोई और काम है कि नहीं? बस माँ, होने ही वाला है, थोड़ी देर और। ये तो तू पिछले 1 घंटे से बोल रही है। चल खाना लगा दिया है, चल कर खा ले। अच्छा चलो, पर पापा कहाँ पर है? वो शहर गए हैं खाद और फसलों के लिए दवाई लेने। रात में जब रामलाल शहर से लौटा तो उसने देखा कि आरती उसका इंतजार कर रही थी। अरे सोई नहीं मेरी बेटी? अच्छा, जब भी आप शहर जाते हो तो क्या मैं सोती हूँ आपसे बिना मिले? नहीं ना। अब बताइए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं शहर से? मुझे लगा कि तू मेरी चिंता में नहीं सोती है। नहीं पापा, आपकी चिंता तो है ही, मगर मैं तो ये पूछ रही थी कि आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हाँ हाँ, सबके लिए लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ के लिए ये साड़ी और तुम्हारे लिए तो बड़ी खास चीज लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, तो जल्दी से दिखाओ ना पापा, क्या लाए हो आप? हाँ हाँ, लो, ये लो। इतना कहकर रामलाल ने अपने थैले से निकालकर एक बड़ी सी ड्राइंग बुक और रंगों से भरा एक डिब्बा आरती के हाथ पर रख दिया, जिसे देखकर आरती खुशी से उछल पड़ी और रामलाल के गले लग गई। आप कितने अच्छे हो पापा, सच्ची में। मुझे पता है कि मेरी लाडो को यही चाहिए था। आरती को बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी माँ से मेहंदी लगाना सीखने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आरती अब 10वीं क्लास में आ गई थी। आरती की अच्छी पढ़ाई के लिए रामलाल ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। आरती वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी और जब भी आरती को छुट्टी मिलती तो वो अपने माता पिता से मिलने गांव चली आती। ऐसे ही एक दिन, अजी सुनो, देखो हमारी बेटी आ गई। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई। कैसी है मेरी लाडो? मैं एकदम ठीक हूँ पापा, आप बताओ। वो हॉस्पिटल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या? नहीं माँ, सब बढ़िया है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आरती के आने से रामलाल और प्रमीला बहुत ही खुश थे। तीनों ने मिलकर खूब बातें की
और फिर रात में बातें करते करते ही आरती सो गई। जब वो सो गई तब प्रमीला ने धीरे से रामलाल से पूछा, अजी बिटिया सो गई है क्या? हाँ, थकी हुई होगी ना तो सो गई। वैसे रात भी तो बहुत हो गई है। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि परसों बिटिया को वापस जाना है तो शायद वो कल आपसे फीस मांगेगी। आपके पास पैसे वैसे तो है ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके हॉस्टल और कॉलेज की फीस भरने का वक्त आ रहा है। मैंने लाला जी से बात की है, उनसे 10,000 रुपए उधार मांगे हैं। फसल कटते ही वापस लौटा दूंगा। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये बात बिटिया को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा परेशान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ। रामलाल और प्रमीला सो गए, लेकिन आरती जाग रही थी और उसने रामलाल और प्रमीला की सारी बातें भी सुन ली थी। वो बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके लेटी रही और सोचती रही कि आखिर जिस मुसीबत से उसका परिवार जूझ रहा है उसका हल कैसे निकाला जाए। वो इतना तो समझ गई कि उसे ही अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करनी होगी। फिर सुबह होते ही जब रामलाल तैयार होकर लाला से मिलने निकला तो आरती भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। रामलाल लाला की कोठी पर पहुंचा तो लाला अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। रामलाल जाकर लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो वहीं आरती पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी और फिर राम राम लाला जी। रमन, कैसा है तू? लाला जी, बस आशीर्वाद है आपका। वो मैंने कल आपसे बात की थी ना, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, मुझे याद है। अरे यार रमन, मुझे एक बात बता जरा, जब औकात नहीं है तेरी तो काहे बिटिया को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया रे? जब देखो अपनी बिटिया की खातिर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। मालिक आपका ही सहारा है, पढ़ने भेज ही दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरी लाडो खूब नाम कमाएगी। गरीब की बेटी अगर पढ़ भी जाए तो नौकरी कौन देगा? और चल, अगर मान लिया कि किस्मत से नौकरी लग भी गई तो वो तो जीवन भर अपने ससुराल के लिए ही कमाएगी ना। और यहाँ तू उसके लिए जान दिए जा रहा है। सच में जरा उल्लू है रे तू। लाला की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपी आरती गुस्से से भर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतनी बेइज्जती सहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा रहे थे। इस घटना ने आरती के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उसने ठान लिया कि वो बहुत मेहनत करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी। उस दिन तो वो चुपचाप लाला के दिए हुए पैसे अपने पिता से लेकर शहर चली गई। लेकिन फिर वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर में एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जहां वो डिजाइनर लहंगे बनाना सीखने लगी। गुजरते वक्त के साथ इस काम में उसका हाथ और साफ होता गया। फिर एक दिन उसे बुटीक में ही पता चला कि एक नामी फैशन कंपनी अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। आरती ने उसी वक्त ठान लिया कि वो इस फैशन शो में बतौर डिजाइनर जरूर हिस्सा लेगी। लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस फैशन शो की थीम रखी गई थी ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। तुझे कुछ अलग तो करना ही होगा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। आरती डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी गांव से उसकी माँ का फोन आ गया। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे वो मैं और तेरे बाबा मंडी में आए हुए हैं। इस बार पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फसल हुई है। तू ना पैसे वैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। माँ, वैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, तो बाद में बात करूँ क्या? तभी आरती के मन में कुछ ख्याल आया। वो फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए बोली, 1 मिनट माँ, क्या कहा आपने? पत्ता गोभी? अरे हाँ, क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया मुझे। ऐसा भी क्या किया मैंने? अब जाने दो माँ, मैं आपसे कल बात करूँगी। फोन काटने के बाद आरती तुरंत ही बाजार गई और वहाँ से बड़ी बड़ी पत्ता गोभी छांट कर खरीद कर ले आई। फिर 2 दिन बाद फैशन शो में
और अब आ रही है आरती, जो ना सिर्फ एक मॉडल है बल्कि अपनी ड्रेस की डिजाइनर भी वो खुद ही है। सो प्लीज वेलकम आरती। अनाउंसर की बात सुनते ही सभी लोग आरती की तरफ देखने लगे, क्योंकि आरती के पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पूरी तरह से पत्ता गोभी के हरे पत्तों से बनी हुई थी। ड्रेस में पत्तों से बना हुआ एक खूबसूरत सा लहंगा था और ऊपर का टॉप भी उन्हीं हरे पत्तों से बनाया गया था। इस ड्रेस में आरती बिल्कुल एक हरी परी जैसी लग रही थी। आरती के अनोखे लहंगे को देखकर फैशन शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर शाम को उसी फैशन शो की पार्टी में हाय आरती। हाय, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं आज तुम्हारी ड्रेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। एक नई फिल्म आ रही है सलमान खान की। फिल्म एंशियंट टाइम पर बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में रानी यानी कि हीरोइन का लहंगा तुम डिजाइन करो। तुम कर पाओगी ना? ओह क्यों नहीं सर, मैं बिल्कुल करूँगी। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये लो एडवांस। ओके, मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो ठीक है, अगली मुलाकात होगी मुंबई में। ओके बाय। अनुराग ये बात कहकर वहाँ से चला गया। आरती उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथों में 3 लाख रुपए का चेक था और आँखों में चमक, क्योंकि अब वो सब कुछ आरती के हाथों में था, जो वो अपने गरीब माता पिता के लिए करना चाहती थी।